Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. GDC मेंस फिजिक्स के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है YouTube के ऊपर। अभी तक 12 के आसपास लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके साथ मैंने डिस्कस किए। इस लेक्चर में ट्रांजिस्टर के थ्योरी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो कि कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे कोई स्टैंडर्ड पेपर हो, वहां पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जहां गूगल प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करके और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर में जाकर GDC मेंस का जो कोर्स है उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई CB कॉन्फ़िगरेशन इज सेल्डम यूज। CB कॉन्फ़िगरेशन का यूज कहाँ किया जाता है और किस पर्पज से किया जाता है, ये हमें बताना है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाना है। स्लोप अगर 45 डिग्री दी हुई है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की, तो उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन को हमें एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान सा है, करना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं ना। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन जो कर रहा है, जो जिसमें हमें ये बताना है कि कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन ये सब क्या होते हैं, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, इनको एक्सप्लेन करने के पहले हमें दो पॉइंट का पता होना चाहिए। एक पॉइंट होता है कट ऑफ पॉइंट और एक होता है सैचुरेशन पॉइंट। तो कट ऑफ पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट को समझाने के लिए मैं दो डायग्राम आपके सामने शो कर रहा हूं। तो एक तो मैं आपको ट्रांजिस्टर का जो सर्किट डायग्राम है वो शो कर रहा हूं, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो भी मैं साइड में बना रहा हूं। इसका करैक्टरिस्टिक कर्व भी मैं साइड में आपको शो कर रहा हूं। और ये है इसका करैक्टरिस्टिक कर्व जो आपको दिख रहा होगा। ये करैक्टरिस्टिक कर्व में कॉमन एमिटर का है ये, और इसमें आउटपुट करंट, जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व है वो ये कॉमन एमिटर का आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व है वो है। वाई एक्सिस के ऊपर करंट है मिली एम्पियर में, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो कॉमन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वो दी हुई है। अब यहां पर दो पॉइंट देख रहे होगे आप, एक पॉइंट है कट ऑफ पॉइंट और एक पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है कट ऑफ पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो सैचुरेशन पॉइंट। ध्यान से देखोगे तो कट ऑफ पॉइंट के लिए जो बेस करंट है उसकी वैल्यू कर रखी है 0, और सैचुरेशन करंट के लिए जो बेस करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कर रखी है, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट के बराबर कर रखी है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कट ऑफ पॉइंट क्या है और सैचुरेशन पॉइंट क्या है। तो कट ऑफ पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, जो हमारे पास ये इंक्लाइन लाइन है ऐसी वाली, इसको बोलते हैं लोड लाइन, DC लोड लाइन। तो ये लोड लाइन जब जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व है, आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व को IB बराबर 0 पर इंटरसेक्ट करती है। IB बराबर 0 मतलब बेस करंट की वैल्यू 0 है, उस पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट जो है वो कट ऑफ पॉइंट कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, कट ऑफ पॉइंट कहलाता है। इस केस के अंदर जब IB की वैल्यू 0 है तो एक बहुत छोटे अमाउंट में स्मॉल कलेक्टर करंट, बहुत छोटी सी कलेक्टर करंट जो लीकेज करंट भी है एग्जैक्टली, तो वो लीकेज करंट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बेस करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कट ऑफ पॉइंट के ऊपर जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं रहता, वो रिवर्स बायसिंग में आ जाता है। और यहां पर जो ट्रांजिस्टर है वो उसका एक्शन है ना, ट्रांजिस्टर अब ट्रांजिस्टर की तरह या एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता, वो एक स्विच की तरह काम करता है। तो ट्रांजिस्टर एक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है, और जो वोल्टेज है VCE वो नियरली इक्वल किसके हो जाती है, VCC के बराबर हो जाती है ना। वो किसके बराबर हो जाती है, VCC के बराबर हो जाती है। हम ये जो ट्रांजिस्टर बना हुआ है इसके लिए यहाँ पर जो वोल्टेज है ये कौन सी वोल्टेज है, VCE वोल्टेज है। ठीक है, VCE वोल्टेज। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, यहां से हमारे पास बनता है VCC माइनस ये क्या बनता है, ICRC। यही हमारे पास इक्वेशन बनती है भाई, यहां से फ्लो कराओ ऐसे। तो ये बनता है VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल्स टू 0। तो VCC को उधर ले जाओ तो VCE इक्वल्स टू ये हो जाता है VCC माइनस ICRC। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आती है। तो यहां पर इसके ऊपर यहां पर जो वोल्टेज है, जब मैं ये कब होगा, जब मैं IC की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा।
जब मैं IC की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो VCE किसके बराबर होगा, VCE, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो इसके जस्ट पास में, तो इस पॉइंट के ऊपर में हम ये बोलते हैं कि जो VCE है वो लगभग बराबर होता है किसके, VCC के। सिमिलरली इस सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर VCC जो IC है वो किसके बराबर हो जाता है, IC हमारा बराबर हो जाता है VCC अपॉन RC के। अब इनको मैं डिफाइन करता हूं, कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक होता है हमारे पास सबसे पहले कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट, और एक आएगा हमारे पास कौन सा पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। तो कट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर जो लोड लाइन है वो इंटरसेक्ट करे IB बराबर 0 को, है ना। जब लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को IB बराबर 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वो पॉइंट कहलाएगा कट ऑफ पॉइंट। तो द पॉइंट वेयर द पॉइंट एट विच द पॉइंट ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, वेयर लोड लाइन intersect the curve, load line intersect the curve at IB equals to 0। जहां लोड लाइन कर्व को कहां इंटरसेक्ट करती है, IB इक्वल्स टू 0 पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। कट ऑफ पॉइंट के ऊपर जो है क्या होता है कि IB की वैल्यू 0, तो केवल बहुत छोटी सी स्मॉल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करती है, यानी कि लीकेज करंट एग्जिस्ट करती है। तो एट दिस पॉइंट only small collector current, इसको आप लिख सकते हो लीकेज करंट एग्जिस्ट, इसके ऊपर लीकेज करंट एग्जिस्ट करती है बस। कट ऑफ पॉइंट के ऊपर बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं रहता, वो रिवर्स बायसिंग में आ जाता है ना। तो एट कट ऑफ पॉइंट बेस एमिटर जंक्शन is no longer in forward bias। ये फॉरवर्ड बायस में नहीं रहता, किस में आ जाता है, रिवर्स बायसिंग में आ जाता है। एंड ट्रांजिस्टर एक्शन इज लॉस्ट, और जो ट्रांजिस्टर एक्शन है वो खत्म हो जाता है। यानी कि इस लाइन के नीचे नीचे का जो रीजन है सारा का सारा, वो क्या कहलाता है, कट ऑफ रीजन। ये वाला जो रीजन है सारा का सारा ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन, और ये बीच का जो रीजन है इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो जो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन है उसमें जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम करता है, और जो बीच वाला रीजन है जिसको एक्टिव रीजन कहते हैं वहां पर वो किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। खैर आगे बात करेंगे इस बारे में। तो एक बात तो हो गई हमारे पास कट ऑफ पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा यहां पर एक चीज और मैं लिख दूं, एट कट ऑफ पॉइंट पर क्या होगा, जो VCE है वो नियरली अबाउट किसके हो जाएगी, VCC के बराबर हो जाएगी। VCE नियरली अबाउट किसके हो जाएगा, VCC के हो जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो पॉइंट कौन सा है, सैचुरेशन पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है, सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट भी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसी का पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जहां पर जो लोड लाइन है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को उस पॉइंट पर काट रही है जहां पर बेस करंट सैचुरेशन करंट के बराबर है, जहां पर बेस करंट सैचुरेशन करंट के बराबर है उस पॉइंट के ऊपर काट रही है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर बेस करंट क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और बेस करंट क्योंकि मैक्सिमम रहती है तो कलेक्टर करंट भी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ठीक है। अब जब हम सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर जो कलेक्टर बेस जंक्शन रहेगा, कौन सा जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो वो कलेक्टर बेस जंक्शन अब रिवर्स बायसिंग में नहीं रहेगा, वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि अब ट्रांजिस्टर एक्शन नहीं होगा। तो द पॉइंट वेयर द लोड लाइन
where the load line intersect the IB is equals to IB saturated. IB is equals to IB saturated curve is called saturation point. At this point, the base current is maximum. At this point, the base current is maximum. इस पॉइंट के ऊपर बेस करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है. एंड therefore base current is maximum, therefore IC मतलब कलेक्टर करंट, IC is also maximum. IC भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है. सैचुरेशन के ऊपर जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ना रहकर रिवर्स बायसिंग में आ जाता है और ट्रांजिस्टर एक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है. तो एट सैचुरेशन कलेक्टर बेस जंक्शन is no longer forward biased, reverse biased, sorry, no longer remains reverse biased, remains reverse biased, no longer remain reverse biased, and normal transistor action lost, and normal transistor action lost. और जो ट्रांजिस्टर एक्शन है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल करने में आपको काम आएगी. सबसे पहले तो यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर हो जाती है, वो बराबर हो जाती है VCC अपॉन RC. और यहाँ पर जो VCE है उसकी वैल्यू VCE हो जाती है, यानी कि नी वोल्टेज के बराबर हो जाती है. VCE की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है किसके, नी वोल्टेज के. और यहां पर जो वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज कहलाता है, सैचुरेटेड वोल्टेज. तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने में काम आएगी, है ना. यहां पर जो वोल्टेज हो जाएगी सैचुरेशन वोल्टेज हो जाएगी, जिसको नी वोल्टेज भी कहेंगे, जीरो नहीं करना है इसको. अब इसके बाद भी यदि हम बेस करंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. यदि बेस करंट जो है वो सैचुरेटेड करंट से ज्यादा होगी तो कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन अब रिवर्स बायस नहीं रह जाता है. ठीक है, तो यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल करने में आपको काम आएगा. तो नोट लगा के मैं यहाँ लिख रहा हूं कि इफ बेस करंट इज ग्रेटर देन IB सैचुरेटेड. ये आपको कैसे काम आएगा, ये आपको काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको बेस करंट की, दोनों को कंपेयर करोगे, कलेक्टर करंट की सॉरी. एक बार निकालोगे IB सैचुरेटेड से और एक बार निकालोगे IB से. तो जब सैचुरेटेड से जो वैल्यू निकालोगे कलेक्टर करंट की वो, और जब दूसरी सिर्फ IB से निकालोगे, दोनों को कंपेयर करोगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड है या नहीं है. तो अगर आपके पास जो सिर्फ IC की वैल्यू है वो ज्यादा आ जाएगी तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर पहले ही सैचुरेट हो चुका है, और IC की वैल्यू कम आएगी इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेट नहीं हुआ है. तो इफ बेस करंट इज ग्रेटर देन IB सैचुरेटेड देन कलेक्टर करंट कैन नॉट इंक्रीज because collector base junction is no longer reverse bias. कलेक्टर बेस जंक्शन इज नो लॉन्गर रिवर्स बायस, क्योंकि यहां पर कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायसिंग में नहीं रहता. ठीक है, अब इसमें एक रीजन आता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन.
रीजन, एक्टिव रीजन क्या होता है? जो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन के बीच का जो रीजन होता है एक्टिव रीजन होता है। इस रीजन के अंदर कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है और एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपर फंक्शन करता है और ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है? वो काम करता है किसकी तरह? वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक्टिव रीजन। तो तीसरा हमारे पास कौन सा रीजन आएगा? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन क्या होगा? रीजन बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन। कट ऑफ एंड सैचुरेशन is known as, cutoff and saturation is known as active region. Active region. In this region collector base junction is reversed biased. Collector base junction is reverse biased while emitter base junction, emitter collector junction, while emitter base junction is forward biased. Emitter base junction is forward biased. Emitter base junction is forward biased and transistor work like a amplifier, and transistor work as a amplifier. और जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसके अलावा जो सैचुरेशन और जो कट ऑफ रीजन है उसमें किसकी तरह काम करता है? स्विच की तरह काम करता है। और इसके एक्टिव रीजन में किसकी तरह काम करेगा? कि नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर एक्शन होता है यानी कि एम्पलीफायर वाला जो जंक्शन है उसकी तरह काम करता है। यहां पर मैंने कलेक्टर बेस ही लिखा ना, हाँ कलेक्टर बेस। तो अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो समराइज में कट ऑफ जो है, कट ऑफ उसको कैसे लिखेंगे? समरी में अगर मैं लिखूं, समरी में तो कट ऑफ रीजन के अंदर दो जंक्शन है। जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको हम बोलेंगे एमिटर डायोड, और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम बोलेंगे कलेक्टर डायोड, है ना। तो अगर मैं कट ऑफ रीजन के लिए लिखूं, अगर मैं किसके लिए लिखूं? कट ऑफ के लिए, कट ऑफ के लिए एमिटर डायोड जो है, एमिटर डायोड किसमें होगा? और कलेक्टर डायोड, ये दोनों क्या होंगे? ऑफ होंगे। एमिटर डायोड एंड कलेक्टर डायोड ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑफ। ऑफ का मतलब है रिवर्स बायस में होंगे। पहले ये फॉरवर्ड बायस में होता है जो कि रिवर्स बायस में हो जाता है कट ऑफ पे। फिर अगर मैं बात करूं एक्टिव में, तो एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव रीजन में एमिटर डायोड ऑन होगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में, और कलेक्टर डायोड किस में होगा? रिवर्स बायसिंग में। तो एमिटर डायोड इज ऑन while collector diode is off, जबकि जो कलेक्टर डायोड है वो क्या होगा? ऑफ होगा। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? सैचुरेशन। तीसरा कौन सा है? सैचुरेशन। सैचुरेशन में दोनों क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे, एमिटर डायोड भी और कलेक्टर डायोड भी। एमिटर डायोड एंड कलेक्टर डायोड, एमिटर डायोड एंड कलेक्टर डायोड ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे। आर ऑन, ऑन का मतलब है फॉरवर्ड बायस। आर ऑन, ऑन का मतलब है क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और यहां पर कौन सा है? रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया कि जिसमें एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन को हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरा पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहला वाला, जिसमें हमें बताना है कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसका यूज, सेल्डम यूज। तो पहला वाला मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सेल्डम यूज हमें बताना है। तो बेसिक फंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है? करंट एम्पलीफिकेशन का, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉमन बेस में अल्फा की वैल्यू, कॉमन एमिटर में बीटा की वैल्यू, और कॉमन जो कलेक्टर है उसमें गामा की वैल्यू। तो बेसिक फंक्शन जो ट्रांजिस्टर का है वो होता है ब्रिंग अबाउट करंट एम्पलीफिकेशन।
जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वहां पर करंट गेन को हम शो करते हैं अल्फा से, और हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी कि 0.9899 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जो एक से कम है तो इसका मतलब करंट गेन बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है, तो उस समय ये दिख रहा है कि करंट गेन बहुत ज्यादा आ नहीं रहा, तो इसलिए जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसका करंट गेन पर्पज से कभी भी यूज नहीं किया जाता। हालांकि अगर इसके इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, हाई होता है। तो इसका जो यूज है वो किया जाता है लो इंपिडेंस मैचिंग के लिए, जिसमें लो इंपिडेंस सोर्स को हाई इंपिडेंस लोड से मैच कराया जाता है, यानी कि स्टेप अप इंपिडेंस ट्रांसफार्मर के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका जो वोल्टेज गेन है वो नियरली किसके बराबर होता है, कॉमन एमिटर मोड के बराबर होता है ना। तो इसलिए जो कॉमन बेस जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसका यूज हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो द बेसिक फंक्शन the basic function of a transistor is to bring about current amplification ये इसका बेसिक फंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का। पर अगर हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वहां का जो करंट गेन है यानी कि अल्फा वो लेस देन यूनिट होता है, यूनिटी। बट फॉर सीबी कॉन्फ़िगरेशन इट्स करंट गेन कितना, अल्फा इज लेस देन यूनिटी। इसका जो करंट गेन है वो एक से भी कम होता है। तो करंट गेन जो है लेस देन यूनिटी है, तो इसका मतलब किसी भी तरह का कोई करंट गेन नहीं है, विच implies that there is no current gain. Which implies that there is no current gain. यहां पर किसी तरह का कोई करंट गेन नहीं है, इसलिए जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का उसको करंट गेन के लिए यूज नहीं किया जाता। सो सीबी कॉन्फ़िगरेशन of a transistor is never used for current gain purpose तो इसलिए इसको करंट गेन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। हालांकि इसके जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लोएस्ट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इसका हाई होता है। However, the input and output resistance of this mode is lowest and the highest of three modes. Lowest and highest of three modes. So common base transistor is used for CB configuration of transistor. So CB configuration of transistor is used for matching a low impedance source to high impedance load. लो इंपिडेंस सोर्स टू हाई इंपिडेंस लोड, यानी कि स्टेप अप इंपिडेंस ट्रांसफार्मर के लिए, आई.ई. एज अ
स्टेप अप इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर। तो इसको स्टेप अप इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज किया जा सकता है। तो जो कॉमन बेस है उसका जो वोल्टेज गेन है नियरली सी मोड के बराबर होता है, तो इसको हम वोल्टेज गेन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बताना है कॉमन बेस ट्रांसफर कॉन्फ़िगरेशन का, कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है ना, वो हमें बताना है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हमें बताना है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कॉमन बेस का? ये ग्राफ है जो कि रिलेशनशिप शो करेगा किस किस के बीच में, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के बीच में। कलेक्टर करंट जो है उसको वाई एक्सिस पर लिया जाएगा और एमिटर करंट जो है उसको एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा। तो द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड का आंसर लिख रहा हूं। द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक of a common base, of a common base transistor is the graph that shows the relationship between, किस किस के बीच में शो कर रहा है ये शो कर रहा है कलेक्टर करंट, between कलेक्टर करंट और कलेक्टर करंट कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर, ऑन द वाई एक्सिस। और दूसरा कौन सा है? एमिटर करंट किस पर है? एक्स एक्सिस पर। आई ई ये कहां पर है? एक्स एक्सिस पर, ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के बीच में शो कर रहा है। तो मैथमेटिकली, अच्छा, इसके लिए जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, वाइल कलेक्टर बेस वोल्टेज जिसको लिखेंगे VCB से, इज कैप्ट कांस्टेंट। कलेक्टर बेस वोल्टेज को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। इस लाइन को ध्यान रखना। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा कि वाई एक्सिस पर आईसी है और आईसी जो है वो फंक्शन होगा किसका? आईई का। आईसी जो है वो फंक्शन होगा आईई का, और कांस्टेंट कर रखा है किसको? VCB को, एट कांस्टेंट VCB। कांस्टेंट किसको कर रखा है? VCB को कर रखा है। अब हमें ये जानता है कॉमन बेस के लिए, वी नो दैट फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन जो कलेक्टर करंट है वो बराबर होती है अल्फा आई ई और प्लस आई CBO का मतलब क्या है? लीकेज करंट। अब अल्फा जो है उसको हम कहते हैं करंट गेन, है ना। अल्फा जो है उसको हम क्या कहते हैं? करंट गेन। और जो CBO है उसको हम कहते हैं लीकेज करंट। यदि लीकेज करंट को इग्नोर कर दें, इग्नोरिंग लीकेज करंट, तो यदि लीकेज करंट जो है उसको इग्नोर कर दें तो यहां से IC जो है वो किसके बराबर हो जाता है? अल्फा IE के बराबर हो जाता है। एंड अल्फा जो है उसकी जो वैल्यू है वो 0.98 टू 0.99 के तक होती है, यानी कि IC जो है वो ऑलमोस्ट IE के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब जो है, जो एमिटर करंट है वो लगभग पूरी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें? कलेक्टर करंट में, है ना। एमिटर करंट लगभग पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है कलेक्टर करंट में। अब हमें बोला है ग्राफ, तो ग्राफ का कैसे करेंगे? स्लोप इसके किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी डेल्टा IEC और डेल्टा IE, ये किसके बराबर होगी? अल्फा के। और स्लोप को हम किससे लिखते हैं? tan थीटा से। और स्लोप जो है वो किससे लिखी जाती है? tan थीटा से। अब यहां पर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, tan कितना दे रखा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब हो गया 1,
तो यहां से साफ साफ दिख रहा है जो अल्फा है यानी कि जो करंट गेन है वो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आने का मतलब है कि जो एमिटर करंट है वो ऑलमोस्ट कलेक्टर करंट में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो दिस शोज दैट emitter current reaches the collector current 100%, reaches the collector 100%, 100% जो एमिटर करंट है वो कलेक्टर तक पहुंच गई और जो करंट ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, हाई हो गई। तो ट्रांजिस्टर हैज very high current, transistor has very high current transfer efficiency, very high current transfer efficiency। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, बहुत हाई हो गई, ठीक है। तो ये किसके बारे में पता लग गया हमें, ये जो सेकंड जो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स जो पूछे हैं उसका आंसर हो गया। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे और किस तरह से उनका आंसर लिखना है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।